हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो में। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम साइंस के पेपर के बारे में। तो देखिए, मैं 2025 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका मॉडल पेपर लेके आया हूँ साइंस का, जिससे आपको बहुत ही सहायता मिलने वाला है। जिससे आपको 20 ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और आप क्वेश्चन को पढ़ के जान सकते हैं कि क्वेश्चन बुक से कहाँ से आता है, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखिए, हम लोग पेपर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समय का ध्यान रखना होता है कि बोर्ड एग्जाम में समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है। देखिए, इसमें प्रारंभ बिंदु दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, यानी कि 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र पढ़ लेना है पूरा। दूसरा पॉइंट कर रहा है प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित होगा। ये तो पता ही है कि खंड 2 खंडों में विभाजित होगा। तीसरा क्या कर रहा है पॉइंट कि खंड अ तथा ब 3 उपखंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में विभाजित होंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसे सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले तथा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। यानी कि जो आपका खंड अ है इसमें 20 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें अगर आप एक सही करेंगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत होगा तो गलत। अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। अब देखिए फिर आगे पॉइंट क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी कि प्रत्येक जो प्रश्न है उसके सामने उस पर कितना अंक आपको मिलेगा वो दिया गया है। 8वां पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए, यानी कि आपको जो खंड ब में प्रश्न करना है वर्णनात्मक वाला, उसको खंड के हिसाब से करना है, लगातार करते जाना है क्वेश्चन को। ठीक है। अगला देखिए 9वां पॉइंट कर रहा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो चलिए ठीक है, देखिए ये तो हमारे पॉइंट थे, इनको पढ़ के हम जाने हैं कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, पेपर की विशेषताएं जाने हैं। अब देखिए, अब हमारा आ रहा है खंड अ, यानी कि जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसका उपखंड फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें उपखंड फर्स्ट में आपका जितना भी क्वेश्चन रहेगा 6 या 7 वो फिजिक्स से होगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं उपखंड फर्स्ट। देखिए, हमारा पहला प्रश्न जो आ गया है वो कह रहा है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है कहलाता है। यानी कि ये क्या कहलाता है, जैसे देखिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर जो सी है गोलीय लेंस, ये होगा सही। इसी तरह चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा ए ही होगा, 2 का ए, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए जो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक, उल्टा और बड़ा, यही वाला ऑप्शन हमारा होगा सही। तो चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला चौथा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा हो पाने का कारण क्या है, यानी कि हमारा जो इसका बी वाला आंसर है समंजन, यही हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों इसी तरह चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 कॉलम दिया हुआ है ए और बी, यानी कि ए में जो दिया है हमारी राशियां दी हैं और बी में उनका मात्रक दिया है। तो ए में देखिए पहला हमारा मात्रक दिया है, राशि दी है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो आपको पता है कि वोल्ट होता है। दूसरा दिया है विद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या होता है एम्पियर। और तीसरा दिया है विद्युत शक्ति, जिसका मात्रक होता है वाट। और चौथा दिया है प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वो हमारा डी वाला करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि ऊष्माओं का अनुपात हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी 1:4। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखिए है 7। ये क्या कर रहा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो दोस्तों देखिए इसी तरह करते हुए उपखंड फर्स्ट हमारा समाप्त हो गया है। अब हम आ गए हैं उपखंड सेकंड पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उपखंड सेकंड में कैसा क्वेश्चन दिया है। लगभग देखिए जो उपखंड सेकंड है इसमें सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए उपखंड क को शुरू करते हैं।
तो दोस्तों इसी तरह देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से कोई 2 सजातीय श्रेणी में है जिसे हमको बताना है। तो देखिए इसको ऊपर करते हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है दूसरा और चौथा क्या है, सजातीय श्रेणी में है, यानी कि हमारा जो 9 का सी है वही सही है। तो दोस्तों इसी तरह चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि जो इसका आंसर होगा सी, खनिज। ठीक दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी कि हमारे दांत कब खराब होना शुरू होते हैं। तो इसका देखिए जो सही आंसर है हमारा बी, यानी कि मुंह का पीएच जब 5.5 से कम होने पर हमारे जो दांत हैं वो सड़ने लगते हैं, यानी कि जो बी है वही हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों चलिए इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अभिकथन दिया है। अभिकथन फर्स्ट, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब दूसरा पॉइंट देखिए उसी में दिया है तर्क, तो जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए इसी के आधार पे हमारा जो ऑप्शन दिया है उसको पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क दूसरा सही है, तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क दूसरा दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है, यानी कि जो हमारा बी वाला है वही करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी है वही सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वो एक रिएक्शन दिया हुआ है NaOH प्लस खाली स्थान एरो करके दिया है CH3COO Na प्लस H2O, यानी कि इस खाली स्थान की जगह पे हमें कौन सा इसमें से तत्व भरना है जिससे हम ये हमारी रिएक्शन पूर्ण हो सके। तो दोस्तों देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। इसमें CH3COOH को अगर हम लोग भर देंगे तो ये रिएक्शन हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए इस तरह हम लोग 2 उपखंड खत्म कर चुके हैं, अब तीसरा उपखंड आ गया है जिसमें हमको लग रहा है कि सारा क्वेश्चन बायो का ही है। तो दोस्तों चलिए उपखंड जो तीसरे का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 है, यह क्या कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 14 जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग जो होता है नासा द्वार से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, श्वास नली से कुपिका है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यही होगा हमारा सही आंसर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, दिया हुआ है निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कथन क्या है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। अब दूसरा कारण दिया है मानव पुरुष में एक यक्ष और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो देखिए जो ऑप्शन हमारा इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही होगा, यानी कि जो 15 का ए है वही हमारा सही होगा। 15 का ए क्या कर रहा है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो दोस्तों इसमें जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 17, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि देखिए इसमें जो ऑप्शन 4 दिया है तो इसमें से जो हमारा पहला यानी कि ए ऑप्शन है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो ए वाला ऑप्शन है यही हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी तरह चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। तो देखिए इनका क्रम जो होता है क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है 18। तो 18 का जो हमारा देख रहे हैं कि सी वाला है प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, यही वाला ऑप्शन होगा हमारा सही। तो दोस्तों इसी तरह चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि, यानी कि इसका कारण हमको बताना है। तो नीचे देखिए ऑप्शन जो दिया है ए पहला और दूसरा, यानी कि इसमें जो पहला और दूसरा कथन है वही सही है क्योंकि देखिए अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, यही हमारा कथन दोनों सत्य है, यानी कि जो हमारा 19 का ऑप्शन नंबर ए है वही होगा करेक्ट। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह देखिए हमारा 20 जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। अब हम आएंगे खंड ब पे जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं खंड ब। तो देखते हैं खंड ब में क्या है। अब देखिए खंड ब में हम लोग उपखंड
फर्स्ट शुरू करेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग का ऑप्शनल में था कि उपखंड फर्स्ट में फिजिक्स के क्वेश्चन थे, तो इसी तरह इसमें भी जो खंड ब में उपखंड फर्स्ट है इसमें केवल फिजिक्स के ही क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको 4 अंक देगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप फिजिक्स पढ़े हुए हैं अगर 10 में, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों ये मैं बता दूं कि दृष्टि दोष 2 प्रकार का होता है और बाकी सब इसके बारे में आपको नॉलेज होगा ही। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है इस बार बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब प्रश्न नंबर 2 दिया है, क्या जो प्रश्न नंबर 2 है वो भी 4 अंक का, यानी कि प्रश्न नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, दोनों को अगर आप करेंगे तो आपको 4 अंक पूर्ण रूप से मिलेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो मैं आशा करता हूं कि इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जो क्या कर रहा है, 3 का प्रथम, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका विभवांतर का फॉर्मूला आप यूज करके इसका आंसर पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या इसमें है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5A एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 4 में 3 प्रश्न दिए हुए हैं जो 2-2 नंबर के हैं और तीनों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 6 नंबर के। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो इसको भी आप अगर चुंबकीय वाला चैप्टर पढ़े हैं तो उससे आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। तो चुंबक क्षेत्र और रेखाओं के गुणों को आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा वाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो इसका भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप पूरे साल अगर आप क्लास लिए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए बीच में करके दिया है अथवा, अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन ना आ रहा हो तो इसके नीचे दिया गया है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये 2 क्वेश्चन है जिसमें से दूसरा वाला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो ध्यान से देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्यूज तार विद्युत संयंत्रों का बचाव किस प्रकार करता है। तो दोस्त इसको आसानी से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि करिए। दोस्तों इसका आरेख अगर आप बनाकर इसका उत्तर की पुष्टि कर देंगे तो आपको मिलने वाले हैं 4 नंबर। तो दोस्तों इसी तरह देखिए हमारा जो उपखंड फर्स्ट था वो खत्म हो चुका है। अब उपखंड सेकंड हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं उपखंड सेकंड क्या कह रहा है। उपखंड सेकंड प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 में आप बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया है और चारों क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। तो देखिएगा दोस्तों ये क्या कह रहा है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको क्या करना है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। केवल इन चारों का समीकरण आपको लिखना है। तो फर्स्ट आपको मैं बता दिया हूँ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, इसका आप लोग एक समीकरण लिख दीजिएगा। फिर देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, इसका भी आप लोग लिख सकते हैं समीकरण। तीसरा क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो इसका भी आप समीकरण लिख सकते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके अमोनिया बनाता है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो दोस्तों इस चारों का अगर आप समीकरण लिख लेंगे तो आपको मिलने वाले हैं 4 अंक। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित का कारण बताइए, यानी कि आपको कारण बताना है और इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है, दोनों 2-2 अंक के हैं। तो दोस्तों देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों किया जाता है यही आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका भी आप लोग कारण में उम्मीद करता हूँ कि बता लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, ससंयोजी आबंध किसे कहते हैं और ससंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। तो दोस्तों बहुत आसानी से इसको आप बता सकते हैं, ससंयोजी आबंध किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो इसका अगर आप IUPAC नाम लिखेंगे तो आपको मिलने वाले हैं 2 अंक। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कठोर जल को साबुन में उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो देखिए दोस्तों कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर जो झाग आता है उसके निर्माण को आपको समझाना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। यानी कि दोस्तों अब इसी तरह देखिए इसमें एक करके अथवा दिया है, अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको ना आए तो उसके लिए आपको अलग से क्वेश्चन दिया है। देखिए बहुत ही आसान दिया है क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन तो आप देखते ही इसको लिख लेंगे। जैसे देखिए पहला दिया है
विकृतगंधिता, दूसरा दिया रेडॉक्स अभिक्रिया, तीसरा दिया एस्टरीकरण अभिक्रिया। इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो आपको मिलने वाले हैं 6 नंबर। तो दोस्तों इस तरह करके देखिए हमारा उपखंड जो सेकंड था वो भी खत्म हो गया है। अब हम उपखंड थर्ड पे आएंगे जिसमें हमको मिलेगा केवल बायोलॉजी का प्रश्न। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उपखंड थर्ड। उपखंड थर्ड में देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है, जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इसके उदाहरण दीजिए। यानी कि देखिए इनके अंतर और उदाहरण को आप स्पष्ट कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। तो दोस्तों देखिए इस तरह आपको आएगा ऑप्शन, और जो ये ABCD करके दिया है इनका आपको नामांकन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इनका नामांकन कर सकते हैं देख के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अपने उत्तर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है कि जो ये आपको गद्यांश दिया है इसको पढ़ना है और इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आपको देना है। तो ये गद्यांश आप पढ़िएगा और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके प्रश्न को चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो दोस्तों अगर इस गद्यांश को आप पढ़ लेंगे तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं और 4 अंक को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपको 6 नंबर देने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि यही आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों देखिए क्या है, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उससे निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, ग्रसनिका, आमाशय, छोटी आंत। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान दिया हुआ है, मानव आहार नाल का आरेख बनाना बहुत ही इजी है। इसको आप बना के केवल देखिए 4 पॉइंट को दर्शाना है, मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 6 अंक। दूसरा इसमें देखिए